तो ऐ लोगो, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म न हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल के सिलसिले दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आप सबको मरहबा कहते हैं। हुजूर, पिछले कई सिलसिलों से मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा सवालात जो हैं वो ज़कात के हवाले से माशाल्लाह आ रहे हैं, और इन महीनों में बिलखुसूस मुसलमान ज़कात निकालते हैं या उस बारे में सवालात उनके जहन में आते हैं। जी हुजूर, कुछ इरशाद फरमाएं, ज़कात कैसे निकाली जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। ज़कात की अदायगी के लिए सबसे पहले ये देखना होता है कि ज़कात वाजिब होने की तारीख़ कौन सी है। ठीक है, ठीक। तो साल की इब्तिदा, इंतहा, इस्लामी महीने के अतबार से वो कौन सी तारीख़ है जिसमें आप साहिब निसाब हुए थे, और साल गुज़रने के बाद अब वो दिन तारीख़ आ गया, तो अब इस सूरत में आप अपने मिल्कियत में जितना माल है उस माल की आज के हिसाब से साल के पूरा होने के वक्त जो उसकी कीमत है उसके अतबार से उसकी क़ीमत का तयन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये है। अब इसके अंदर इस फार्म के अंदर दो किस्म के माल ज़िक्र किए गए हैं जी। बाज़ वो अमवाल हैं जो काबिल ज़कात हैं, यानी जिनके ऊपर ज़कात लाजिम होती है। ठीक है। और बाज़ वो अमवाल हैं जिनके ऊपर ज़कात लाजिम नहीं होती। ठीक है। तो इस फार्म में दोनों किस्म के अमवाल की एक लिस्ट बनाई गई है। ठीक है। मसलन जिन अमवाल पे ज़कात लाजिम होती है उनमें सबसे पहला है सोना। ठीक है। इसमें सोना चाहे ख़ाम की सूरत में हो, यानी बिस्किट की शक्ल में हो, चाहे ज़ेवरात की शक्ल में हो। ठीक है। और दूसरा माल है चांदी। इसी तरह चांदी बिस्किट की शक्ल में हो या उसके ज़ेवरात बने हुए हों। तीसरा माल है करेंसी। ठीक है। इसमें मुल्की गैर मुल्की जो भी करेंसी है उसका मौजूदा रेट वो आपने लिखना है। इसी तरह बैंकों में करेंसी के तहत बहुत सारी चीज़ें दाखिल हो जाएंगी। ठीक है। मसलन एक तो मुल्की गैर मुल्की करेंसी, इसका जो मौजूदा रेट है, गैर मुल्की अगर करेंसी है तो उसका। मदनी चैनल के नाजरीन इसको स्क्रीन पर भी देखते जाएं, ज़रा इसको मज़ीद अगर क्लोज़ हो सकता हो तो करें कि ये देखें वो तमाम बातें जो हज़रत बयान कर रहे हैं हमारे दारुल इफ्ता के आलिम दीन इस्लाम पर, वो यहाँ से मौजूद है। ये ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाइएगा। जी हुज़ूर। तो ज़कात के काबिल ज़कात असासों की मालियत। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले सोना है। ठीक है। और सोना चाहे बिस्किट की शक्ल में हो, ख़ाम सूरत में हो, या उसके ज़ेवरात बना लिए गए हों। ठीक है। दूसरा माल है चांदी। ठीक है। इसका भी यही मामला है कि चाहे ये ख़ाम सूरत में हो, बिस्किट की शक्ल में हो, या ज़ेवरात बना लिए गए हों। ठीक है। तीसरा माल है करेंसी। ठीक है। अब ये करेंसी हमारी मौजूदा मुल्क की करेंसी भी हो सकती है और गैर मुल्की करेंसी भी लोगों के पास मौजूद होती है। तो उस अगर गैर मुल्की करेंसी है तो उसका वो भी शामिल जो उसका जो मौजूदा रेट है ठीक है साल के अख्तिताम पर, ठीक उसका एतबार कर लें, उसको भी नोट कर लें। करेंसी के तहत कुछ अमवाल दाखिल होते हैं जी। मसलन बैंकों में जमा शुदा जो रकम होती है अलावा सूद की रकम, ये तो पूरी सदका करना होती है। ठीक है। अगर किसी ने ले ली हो तो। ठीक है। लेकिन सूद के अलावा जितनी अपनी असल रकम है या किसी के करंट अकाउंट में जो रकम मौजूद है या सेविंग अकाउंट में जो इसकी अपनी ज़ाती रकम है, वो रकम यहाँ पे उसकी मालियत को भी नोट कर लें। ठीक है। प्राइस बॉन्ड हैं तो कितने हज़ार रुपए तक की मालियत के हैं तो उसको भी नोट कर लें। ठीक है। प्राइवेट फ़ंड, ठीक है, इसमें जो जमा होने वाली रकम होती है वो 3 किस्म की होती है। ठीक है। एक मुलाजिम की अपनी असल तनख्वाह से जो रकम कटती है, ठीक है, और जितनी कटती है उतनी कंपनी की तरफ से उसके अकाउंट में जमा कर ली जाती है। ठीक है। ये दूसरी रकम हो गई। और तीसरी रकम ये होती है, इन दोनों को मिलाकर फिर ये बैंक में रखा जाता है जी, और उससे हासिल होने वाला सूद। ठीक है। तो यहाँ पर प्राइवेट फ़ंड में पहली 2 किस्म की जो रकमें हैं जो मुलाजिम की अपनी तनख्वाह से कटने वाली या कंपनी अपनी तरफ से डालती है, कंपनी की तरफ से जो उसमें ऐड कर ली जाती है वो, तो ये दोनों रकमें जमा शुदा करके उसकी तादाद यहाँ पे जमा कर लें।
बीसी, कमेटी, इसको मुख्तलिफ़ ज़बानों में जो भी कहा जाता हो, तो बीसी में जमा शुदा रकम जो एक आदमी जमा करा रहा है, तो जितनी रकम वो जमा करवा चुका है उसको भी इस कॉलम में नोट कर ले, इतने रुपए उसने जमा करा दिए। ये थी करेंसी तक। करेंसी के अंदर ये सारी चीज़ें शामिल थीं। और चौथा जो माल है काबिल ज़कात अमवाल में से, वो है माल तिजारत। ठीक है। तो माल तिजारत ये फैक्ट्री के अंदर मुख्तलिफ़ हालतों में होता है। बसा औक़ात ये ख़ाम सूरत में होता है, कच्चा होता है, अभी बना नहीं होता, मटेरियल्स की सूरत में होगा। तो ख़ाम माल फैक्ट्री में जो मौजूद हो वो, इसी तरह तैयार शुदा जो माल फैक्ट्री या दुकान वगैरह में आ चुका है। फैक्ट्री वाला अपने फैक्ट्री के अंदर जो तैयार शुदा माल है उसका अब जो रेट होगा वो यकीनन बढ़ चुका होगा। फैक्ट्री से अब दुकान में माल आ जाता है तो दुकान में उसकी कीमत और बढ़ जाती है, तो दुकानदार अपने हिसाब से दुकान में जो उसकी कीमत है उसका एतबार कर ले। इसी तरह तिजारती प्लॉट्स, मकान या फ्लैट्स, तो बस औक़ात इंसान तिजारत की बुनियाद पे ये चीज़ें ख़रीदता है कि ख़रीदते वक्त ये नीयत होती है कि अच्छे दामों में आकर इसको मैं बेचूंगा, और ये कारोबार होता है लोगों का। इसी तरह माली तिजारत के ज़िमन में एक और ये है कि कारोबार में शराकत के काबिल ज़कात असासा जात। तो बस औक़ात शराकत के लिए लोगों ने पैसा लगाया हुआ होता है, सोना चांदी देकर या रुपए पैसे देकर वो शिरकत करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। तो ये सारे अमवाल, अब ये ज़रूरी नहीं कि एक शख्स की मिल्कियत में सारे अमवाल होंगे, जो हो वो लिखता जाए, जो हो उसके मुताबिक वो रकम लिख ले। मसलन सोना इतने लाख रुपए का, चांदी इतने लाख रुपए की है, इसकी मुल्की गैर मुल्की करेंसी इतने लाख रुपए, प्राइस बॉन्ड है तो वो इतने के हैं, ये फिर इन सबको कैलकुलेट कर ले। ठीक है, ये एक तरफ हो गई। हाँ, जिस तरह हमने यहाँ पर इस मिसाल इस पेपर के अंदर इन असासा जात की कोई मालियत तो नहीं लिखी, लेकिन हमने टोटल के लिए एक फ़िगर लिखा है, जैसे 5 लाख रुपए। ठीक है, मसलन के तौर पे इन काबिल ज़कात असासा जात की मालियत 5 लाख रुपए बनती है। अब ये एक लिस्ट में अमवाल थे, उसकी जितनी मालियत बनी आपने इसको नोट कर लिया। इसके बाद अब आ जाए, हमने दूसरा कॉलम बनाया है, वो रकम जो ज़कात की रकम से अलग करनी है। ठीक है, माइनस करेंगे, माइनस करने जो ज़कात के अंदर शामिल नहीं होती। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे किसी शख्स ने कर्जा लिया हुआ है और ये मकरूज़ है, तो इसके ऊपर कितना कर्जा लाजिम है, ये उतने कर्जे की रकम यहाँ पे लिख ले, कर्जा माइनस हो जाएगा। इसी तरह मकान, दुकान और दीगर अशिया की वाजिबुल अदा किस्तें, मकान इसने किस्तों पर लिया, इंस्टॉलमेंट पे लिया है, दुकान ली है या दीगर कोई चीज़ें ली हैं, तो उसकी वाजिबुल अदा किस्तें कितनी हैं और वो कितने हज़ार लाख तक पहुँचती हैं, उनका फिगर, उनकी तादाद यहाँ पे नोट कर लें। इसी तरह कमेटी के बकाया जात या बीसी के बकाया जात, तो ये उस सूरत में है कि बसा औक़ात एक आदमी के दरमियान में बीसी खुल जाती है या शुरू में ही बीसी खुल जाती है, तो इसको रकम टोटल मिल जाएगी, इसकी अपनी जमाशुदा रकम भी इसको मिल जाती है और इसको इजाफी रकम भी मिल जाती है जो इसको बाद में अदा करने हैं। तो ये भी कर्ज़ है, तो ये भी जो बाद में अदा करनी है कमेटी के बकिया रकम, उसको भी यहाँ पे नोट कर ले। इसी तरह यूटिलिटी बिल्स, बिजली गैस वगैरह, इन चीज़ों के बिल्स भी अगर बाकी हैं और साल पूरा होने से पहले ये बिल आ चुके हैं, ठीक, तो इस सूरत में उनके वो बिल की अदायगी वो कितने हज़ार और कितने लाख तक पहुंच चुका है, तो उसको भी यहाँ पे नोट कर लें। इसी तरह मुख्तलिफ़ पार्टियों और तिजारती पार्टियों की अदायगी बाकी होती है, माल उनसे ले लिया होता है और उनको पैसे देने बाकी होते हैं, तो वो कितने पैसे हैं जो आपको देने हैं वो यहाँ पे लिख लें। मुलाजिमीन की आपकी तनख्वाह अदा करनी है, फैक्ट्री में आप फैक्ट्री ऑनर हैं, आपके मुलाजिमीन हैं, तो उनकी माहाना तनख्वाहें कितनी बन रही हैं जो आपके ऊपर वाजिबुल अदा हैं, या आप दुकानदार हैं, आपके सेल्समैन की कितनी तनख्वाहें वो यहाँ पर नोट कर लें। इसी तरह गुज़श्ता सालों की ज़कात जो अदा ना की गई हो, तो बस औक़ात ऐसा होता है कई सालों की ज़कात लोगों ने अदा नहीं की होती और गफलत से कई साल गुजार देते हैं, तो उसको भी वो नोट कर लें कि पिछले साल 5 साल 6-8 साल की ज़कातें कितनी बनती हैं, तो जितनी रकम बनती है उसको यहाँ पे नोट कर लें। तो इस तरह फिर सबको टोटल उनका मालूम करने कितना बना। तो हमने यहाँ पर बाकायदा कोई रकम नहीं लिखी, लेकिन हमने एक फ़िगर लिख लिया कि वो रकम जो आपके ऊपर वाजिबुल अदा हैं, चाहे मुलाजिमीन की तनख्वाहों की सूरत में या इंस्टॉलमेंट की सूरत में या दीगर ज़राए से, तो वो तकरीबन 3 लाख बनते हैं। ठीक है, यानी आपके पास वो अमवाल जो काबिल ज़कात थे वो 5 लाख रुपए की मालियत के हैं, और जो आपके वो अमवाल के जो आपको बतौर कर्ज जो रकम अलग करनी है, जो आपको ऊपर देन और कर्ज की सूरत में लाजिम है, वो 3 लाख रुपए बने। तो यूँ आपका
5 लाख रुपए की मालियत है और 3 लाख रुपए आपके ऊपर कर्ज़ हैं, तो 5 लाख में से ये कर्ज़ वाली जो आपके ऊपर वाजिबुल अदा देन कर्ज़ की सूरत है इसको माइनस कर लेंगे। तो 5 लाख में से हम 3 लाख यानी कुल माल ज़कात जो रकम की सूरत में बना 5 लाख रुपए और मिनहा शुदा रकम जो हम माइनस करेंगे वो 3 लाख रुपए है। तो अब जब इसको माइनस कर लिया तो हमारे पास काबिल ज़कात जो रकम बनेगी 2 लाख वो 2 लाख रुपए बनेगी। ठीक है। अब 2 लाख रुपए ये वो नेट अमाउंट हुई जिस पर हमें ज़कात अदा करनी है। अब चूँकि ज़कात निकालने का फार्मूला ये है कि जितनी भी रकम हो उस रकम को 40 पर आप तकसीम करेंगे। 40 पर तकसीम करने की सूरत में जो आंसर आएगा, जो जवाब आएगा, उतने रुपए ज़कात में अदा करने होंगे। तो जब हमने 2 लाख को 40 के ऊपर तकसीम किया कर दें या उसका 2.5% निकालने 2.5% निकालने तो ये 5,000 रुपये आया। तो गोया इस फर्जी मिसाल में 5,000 रुपये ज़कात बन रही है। ठीक है, हर बंदा इसके हिसाब से अपना हिसाब बना जी। अच्छा, इसमें हुजूर आपने ये फरमाया कि जिससे पैसे लेने, जिसको पैसे देने हैं वो माइनस होंगे, तो उस तरफ हम ये नहीं लिखेंगे कि जिन जिन से हमने पैसे लेने हैं वो भी रकम लिखी जाए? हाँ, इसमें ये एक शिक यहाँ बढ़ाई जा सकती है। यानी ये काबिल ज़कात असासों की मालियत के अंदर ज़रूर नहीं है कि बस यही चीज़ें हमने नोट कर ली। ये एक आपको समझाने के लिए जो मतलब दूसरा देसी अंदाज में यूँ समझ लें कि जो है या आना है वो एक तरफ कर लें और जो देना है वो दूसरी तरफ कर लें और उसको माइनस करके दूसरे के हमने चंद कॉलम छोड़े में तो उसमें आप उसमें ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे अंदाज में अब शायद क्लियर हो गया होगा कि बैलेंस शीट जिस तरह बनाई जाती है इस तरह ज़कात के लिए भी एक बैलेंस शीट बनाई जाए और हर साल बनाई जाए। वो दिन जब भी आए जो आपका निसाब का दिन था उस दिन ये कैलकुलेशन होगी और उस दिन ये ज़कात आप पर जब लागू हो जाए तो फिर तकसीम कर दीजिए। उम्मीद है कि बहुत सारों के जवाबात हो गए होंगे। कॉल्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमसे इस्लाम भाई क्या पूछना चाहते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहमद अली अत्तारी कोयटा से बात कर रहा हूँ। मेरा 2 सवालात फितरे के बारे में हैं। क्या फितरा हर एक शख्स को देना चाहिए या सिर्फ साहिब निसाब पर देना वाजिब है? दूसरा मेरा सवाल है, क्या इस साल का फितरा 100 रुपये हर शख्स के लिए एक है या जो आम आटे के अलावा चक्की का अच्छा आटा इस्तेमाल करते हैं या जिनकी आमदनी ज्यादा हो उन पर भी 100 रुपये फितरा है या वो ज्यादा फितरा दें? अगली कॉल दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जफर अली हिंद गुजरात से बात कर रहा हूँ। मेरा ये सवाल है, वॉशिंग मशीन में नापाक कपड़े पाक हो सकते हैं? वॉशिंग मशीन में नापाक कपड़े पाक हो सकते हैं? जी जनाब, ज़रूर जवाब देंगे। अगली कॉल दे दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल है कि अगर नमाज पढ़ते हुए एक सजदा भूल जाए और तो उस सजदे को किस तरह अदा किया जाए और आखिर में सजदा सहवी करेंगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक कॉल और दे दें तो फिर हम जवाब ले लेते हैं। इफ्तिखार अहमद अतारी है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, गुलबर्ग सिटी से। और मेरा सवाल ये है कि घरेलू जो छिपकलियाँ होती हैं आजकल तो बहुत ज़्यादा होती हैं, उनको मारना जायज़ है कि नहीं? घरेलू छिपकली, जी जनाब, लिजर्ट के बारे में पूछ रहे हैं, जवाब देते हैं इंशाल्लाह। जी हुजूर, अहमद अली थे कोयटा से और उनका सवाल ये था कि फ़ितरा हर किसी को देना होगा या जो साहिब निसाब होगा उसी ने फ़ितरा देना है? फ़ितरा जो है वो शरई एतबार से है हर साहिब निसाब शख्स के ऊपर लाजिम है, चाहे वो मर्द हो या औरत। और अगर वो साहिब औलाद है, उसके बच्चे अगर बालिग हैं और वो भी साहिब निसाब हैं तो उन बच्चों को अपना अपना फ़ितरा ख़ुद देना लाजिम होगा। लेकिन अगर बाप उनको बताकर दे देता है तो उनकी तरफ से अदा हो जाएगा। और अगर बच्चे नाबालिग हैं तो इस सूरत में उन बच्चों का फ़ितरा बाप के ऊपर, जो साहिब निसाब गनी है, नाबालिग बच्चों का फ़ितरा उस बाप के ऊपर लाजिम होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो साहिब निसाब नहीं है उसके ऊपर फ़ितरा लाजिम नहीं है, लेकिन अगर कोई देना चाहे तो कोई मना भी नहीं है। अच्छा, अब ये जो है कि जो अच्छा कमाते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छी चक्की का आटा खाते हैं, वो भी 100 रुपये देंगे जो नॉर्मली अनाउंस होता है, या उनको ज़्यादा देना चाहिए? देखें, इसके अंदर गंदम की मिकदार है कि 2 किलो में 80 ग्राम कम गंदम या उसका आटा। तो अब ये है कि जो इसकी मार्केट वैल्यू चल रही है औसतन जो इसकी वैल्यू है वो देना लाजिम होता है सदका फ़ितर के अंदर। अब इसमें यह है कि कोई अच्छे किस्म का आटा खाता है, कोई लो लेवल का आटा खाता है, तो इसकी कोई तफरीक
पढ़ने को कहीं मिली नहीं है। ठीक है भाई इसमें एक 2 किलो में 80 ग्राम जो कम आपने जो कल आता है, सिलसिले में बताया था, ज़्यादा दे जितना गुड़ डालो ज़्यादा उतना दे मीठा तो है। उतना अच्छा है। इसमें कई और चीज़ें भी, मसलन जो गनी हैं तो वो खजूरें देते हैं कि 1 किलो खजूर भी इस वक्त अच्छे खासी मिकदार वो में तकरीबन 4 किलो में 160 कम ग्राम देनी जी है। जी 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 तो 4 किलो में 160 ग्राम कम खजूरें, ये बनेगा। खजूर का मुनक्का ये यकीनन और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह जो चीज़ें महंगी से महंगी हैं उस ज़रिए से भी सदका फितर अदा हो जाएगा और कम कीमत में भी अदा हो सकता है। मदीना ये बहुत अच्छा हो गया जनाब। अच्छा, ज़फ़र भाई थे हिंद गुजरात से, वॉशिंग मशीन में नापाक कपड़े पाक हो जाते हैं? वॉशिंग मशीन में कपड़े अगर पाक थे, उसमें नापाक कपड़ा भी डाला तो अव्वल तो उस नापाक कपड़े की वजह से वो पाक कपड़े भी नापाक हो गए। सबसे पहली तो उसकी ये ख़राबी है। अब मसला इसमें ये होगा फिर पाक करने का जो अंदाज़ होगा ना, अब ये पानी कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उस एक नापाक कपड़े ने पूरी वॉशिंग मशीन को भी नापाक किया और उसमें पानी और कपड़े थे वो सब नापाक हो गए। अब इसके अंदर ये है कि नापाक कपड़ों पर इतना पानी बहाया जाए कि वो नापाक पानी उस कपड़ों में से निकल जाए। ठीक है। अब अगर किसी को इतना पानी बहाने के बाद ये गुमान और ज़न्न गालिब हो जाता है कि वो नापाक पानी निकल चुका है, ठीक है, तो कपड़े पाक हो जाएंगे। ठीक है। तो आसान हल यही है कि नापाक कपड़ों को पहले नल के नीचे अलग से पाक कर लें, उसके बाद फिर वॉशिंग मशीन में डालें, वरना तो जो पाक कपड़े उसके साथ हैं वो भी नापाक हो जाएंगे। अच्छा, नमाज पढ़ते हुए एक सजदा भूल गया है तो अब क्या करें? नमाज का सजदा अगर कोई भूल जाए तो इस सूरत में जब भी उसको याद आए वो नमाज का सजदा कर ले और आखिर में सजदा सहू कर ले। ठीक है। तो नमाज दुरुस्त हो जाएगी। जब भी याद आए, पहली रकत में भूला है वो तीसरी रकत में 3 सजदे कर ले, 3 सजदे कर ले। अच्छा, यानी करना होगा, यानी जब याद आया ठीक है, उसको सजदे में जाना होगा। ठीक है। और सजदे में जाने के बाद अब जो भी, जैसे मिसाल के तौर पे दूसरी रकात के क़याम में खड़ा है और इसको याद आया कि मैंने पिछले रकात का सजदा नहीं किया, ठीक है, तो ये नहीं कि ये क़याम करे फिर रुकू करे फिर सजदे की जगह 3 करे, नहीं, ये पहले याद आते ही फ़ौरन सजदे में चले जाएगा। सजदे में जाने के बाद अब जो क़याम किया, सूरह फातिहा पढ़ ली या आगे सूरत भी पढ़ ली, तो ये दोबारा से क़याम इसको करना होगा। अच्छा, ठीक है। अब आखिर में सजदा सहू कर लें कि सजदे नमाज के सजदे की अदायगी में ताख़ीर हुई, इस ताख़ीर की वजह से सजदा सहू लाजिम हो। लेकिन सजदा करके सजदा सहू करे या सजदा रह गया तो सजदा रहने दे, सजदा सहू कर ले? सजदा सहू ये किसी भी नमाज के अंदर कोई वाजिब भूले से छूट जाए ना, उस भूले से छूटने की बिना पे नमाज में नक्स वारिद हो जाता है, तो सजदा सहू उसकी तलाफ़ी के लिए है। ठीक है। और सजदा जो नमाज का है, जो हर रकात में फ़र्ज़ हैं 2 सजदे, तो अगर एक सजदा भी छूट गया तो फ़र्ज़ रह गया और फ़र्ज़ रहने से वो नमाज ही नहीं होगी। अल्लाह, सजदा भी करना होगा, फिर सजदे सहव ताख़ीर हुई इस वजह से करना होगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा हमारे इस्लाम भाई को। ये एक सवाल था, इफ्तिखार भाई थे मरकज़ुल औलिया लाहौर गुलबर्ग से, घरेलू छिपकली उसको मार सकते हैं कि नहीं मार सकते? छिपकलियाँ चाहे घरेलू हों या जंगली हों, ठीक है, इनको मारा जा सकता है और इनको मारने पर सवाब है। ठीक है। जितने वार ज़्यादा लगेंगे सवाब में कमी आती रहेगी। अच्छा, एक ही बार में मारेगा तो सवाब ज़्यादा मिलेगा। ये इसकी वजह क्या, ये नुकसानदेह है मुसलमानों के लिए? ये मूजी जानवरों में से है और जो चीज़ें मूजी हैं मुसलमानों के लिए या इंसानों के लिए तो उनको मारना जायज़ है। ठीक है, उम्मीद है कि ये भी हमारे लेकिन किसी भी इस तरह के जानवर को जहाँ शरन मारने का अगर हमें इख्तियार दिया गया है तो अज़ियतनाक तरीके को इख्तियार करके मारने की इजाज़त होगी। ये नहीं कि छिपकली को पकड़ लिया और इसको काट के टुकड़े कर करके मार रहे हैं, ये नहीं। ठीक है। जिस कदर जल्दी मारा जा सकता है वो तरीका इख्तियार किया जाए। चलें, ठीक है। अगली कुछ कॉल्स दे दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब की फरका में मेरा सवाल ये है कि अगर ज़कात देने से पहले ये ना पता हो कि जिसको ज़कात दी जा रही है वो सैयद है और ज़कात देने के बाद पता चले तो अब क्या किया जाए? बराए करम इसका जवाब देकर शुक्रिया का मौका अता फरमाएं। इंशाअल्लाह जवाब से पहले भी आप शुक्रिया कह सकते हैं, लेकिन हम इंशाअल्लाह जवाब देकर भी आपको शुक्रिया का मौका देंगे। अगली कॉल दीजिए। मैं नहीं मतलब पूछना चाहता, अगर ज़कात का इंसान का एक साल पूरा नहीं हो गया, उसको अपना टाइम नहीं मालूम है पैसों की ज़कात का, अगर फिर भी वो ज़कात देना चाहता है तो कैसे फिर भी देना चाहता है तो क्या करें? ठीक है जनाब, अगली कॉल दे दीजिए। मतलब मेरा सवाल ये है कि रोजा रखते हैं, तकरीबन रोजा खुलने पे घंटा पहले गला बहुत खुश्क हो जाता है, इस हालत में क्या करना चाहिए? कई लोग कहते हैं कि रोजा खोलो, फिर रोजा खोलना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
भाई रोज़ा तो नाम ही इस चीज़ का है कि आपका गला खुश्क होगा, आपको प्यास लगेगी, तो अब गला खुश्क होने पर अगर पानी पी लेंगे तो फिर रोज़ा का क्या फ़ायदा। जवाब भी लेंगे, अगली कॉल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद आबिद अस्तारी है, बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि किसी के पास पूरे 7.5 तोले सोना और 8,000 मालियत की चांदी और 15,000 रुपये नकदी मौजूद हो, तो वो सोने के अलावा कितने माल की ज़कात, सोने के अलावा माल की ज़कात देगा या नहीं देगा? जी, लगता है अभी भी कन्फ्यूजन है, हालांकि हमने आज बहुत तफसील से समझाने की कोशिश की है। शायद कॉल आपने पहले रिकॉर्ड कर दी होगी, ज़रा गौर से सुनिएगा इसका जवाब भी। अगली कॉल दे दें। सर मैंने ये पूछना था, आजकल जो मोटरसाइकिल वाली कमेटियाँ चलती हैं तो इनमें ये होता है कि 3,000 रुपये महीना किस्त है, जिस किसी को मोटरसाइकिल निकल जाता है उसको मोटरसाइकिल दे देते हैं, उसके बाद उससे पैसे कोई नहीं देने होते। मैंने सुना ये जायज़ नहीं है। लकी कमेटी आ गई जनाब। चलें अगली कॉल देते हैं। मेरा नाम मोहम्मद रफीक है। मुझे ये मालूम करना था कि बच्ची के बाल उतरवाने हैं, तो 7 दिन हो चुके हैं, तो अब किसी दिन भी करवा लें या 14 दिन या 21 दिन ज़रूरी है? जी 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 ठीक है। उधर सवालात काफ़ी ले लिए हमने, टाइम थोड़ा सा है, आपने स्पीड में चलना होगा। ज़कात के पहले पता ही नहीं था वो सैयद है, और पता चला सैयद है, तो ज़कात का क्या होगा? ज़कात देते वक्त अगर हमने किसी को शरीफ फ़कीर यानी मुस्तहिक के ज़कात जानकर ज़कात दे दी तो और बाद में पता चला तो ज़कात अदा हो गई। ठीक, क्योंकि जिस वक्त हम ज़कात दे रहे हैं उस वक्त का एतबार है। ठीक है कि हमने उसको कभी गुमान यही किया कि ये शरीफ फ़कीर मुस्तहिक के ज़कात है तो ज़कात अदा हो जाएगी। अगर वो गनी निकला या सैयद निकले तो इस सूरत में ज़कात अदा हो गई। ठीक है। ज़कात का 1 साल पूरा नहीं हुआ है या टाइम ही नहीं पता है, फिर भी कोई बंदा ज़कात देना चाहता है तो दे सकता है? पेश की ज़कात दी जा सकती है, लेकिन इनको मालूम करना चाहिए कि साल की इब्तिदा कब होती है, ताकि उसके मुताबिक इनको चूँकि ज़कात देनी होगी। और ज़कात के अंदर मालियत का भी एतबार किया जाता है कि साल के इख्तिताम पर उस तारीख़ को क्या रेट था, इनके ऊपर ज़कात उस कीमत के मुताबिक लाजिम होगी। तो ये मालूम करना इनको चाहिए, इस पे ज़न्ने गालिब करें, कभी गुमान करें। कोई एक तारीख़ जो इनके कभी गुमान में आए उसको अपनी साल की इब्तिदा करार दे दें। जी जनाब, उम्मीद है कि आप पेश की भी ज़कात दे सकते हैं। पेश की एडवांस ज़कात भी दी जा सकती है। उस्मान अत्तारी सरदाराबाद, रोज़ा खोलने से 1 घंटा पहले हलक बड़ा खुश्क हो जाता है, ज़रूर कुछ बता दें आप। तो कई घंटे पहले भी खुश्क हो सकता है। ठीक है। तो इसमें यह है कि गला खुश्क होने से इस बात की इजाज़त नहीं होगी कि गला तर करने के लिए कोई 1 गिलास, आधे गिलास, 1 घूंट पानी पी लें। जी जी। इस तरह करने से रोज़ा टूट जाएगा, बल्कि कफ़ारे के साथ टूटेगा। कफ़ारा भी लाज़िम, कफ़ारा भी देना पड़ेगा। तो बिल्कुल जनाब, थोड़ा सा सब्र कीजिए और करबला वालों की प्यास याद कीजिए, मैशर की प्यास याद कीजिए। अल्लाह ताला इस प्यास की जो हम उठा रहे हैं अल्लाह कबूल फरमाए और हमें मैशर की प्यास से महफूज फरमाए। मोहम्मद आबिद भाई थे बाबुल मदीना से, पूरे 7.5 तोला सोना भी है, कुछ चांदी भी है, कुछ रुपए भी हैं, तो 7.5 तोला की तो ज़कात निकाल देंगे, बाकी माल की भी निकालनी होगी। इनको बकिया जो चांदी भी है और कीमत रुपए पैसे भी हैं, ये सोने के और इन तीनों चारों किस्म के मालों की टोटल मालियत का एतबार करके उसका 2.5% ज़कात में अदा करेंगे। जी, उम्मीद है कि ये भी जवाब हो गया होगा। ये कमेटी ज़रूरत 3,000 रुपये माहाना लकी कमेटी, फिर स्कूटर निकल जाए तो कोई पैसे नहीं लेते, ये शरीय एतबार से जायज़ नहीं है। ठीक है, ये भी जायज़ नहीं है जनाब। पता चल गया आपको। एक बच्ची के बाल उतरवाने हैं, 7 दिन हो गए हैं, अब कब उतरवाएं? अकीका जो है ना वो 7वें दिन या 14वें दिन या 21वें दिन या अकीका किया जाता है, और बाल मुंडवाने का जो वक्त है वो 7वां दिन है। तो 7वां दिन अगर हो गया तो बच्ची के सर के बाल मूंड कर उसके बालों के वज़न के बराबर चांदी वो चांदी दे दें, या चांदी की जितनी मालियत बनती है उतने रुपए सदका कर दें। अच्छा, अब 7 दिन हो गए तो अब 14 दिन बात करें अगली बार। ऐसा अकीका अगर ये कर रहे हैं जी, अगर 14वें दिन अकीका कर रहे हैं तो अकीके के हिसाब से 14वें दिन काट दें। ठीक है। सिलसिले का वक्त ख़त्म पजीर हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है आज हमने जो सवालात सुने, जो इल्म दीन सीखा, उसे याद रखने, उस पर अमल करने, उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐ लोगों, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म न हो।